हम बात कर रहे थे एसक्यूएल की। जब भी हम बात करते हैं एसक्यूएल की, तो ये टेबल के बारे में मैंने बताया कि टेबल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा जो टेबल का हेडर है, जो हमारे डेटा को डिफाइन करता है, वो पहला रो है। जैसे हम जानते हैं कि हम टेबल में इसको हम कहते हैं रो। ये पूरा एक रो है, ये पूरा एक रो है, ये पूरा एक रो है। और जब हम बात करते हैं कॉलम्स की, तो ये कॉलम्स हैं। जैसे रोल नंबर का एक पूरा कॉलम है, जैसे मोबाइल नंबर का एक पूरा इधर कॉलम है, नेम का एक पूरा कॉलम है, फादर्स नेम का एक पूरा कॉलम है, जेंडर का एक पूरा कॉलम है। टेबल रोज और कॉलम्स का कलेक्शन है, जहाँ पे हर रो में नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। ये मैंने टेबल का स्ट्रक्चर आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि हम आपको एसक्यूएल के बारे में और बता सकें। एसक्यूएल की क्वेरीज को हम उनके काम के आधार पे अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, अकॉर्डिंग टू द working of queries, according to the working of queries, according to the working of queries, SQL queries, SQL queries are categorized into four parts. सबसे फर्स्ट जिसे हम कहते हैं डीडीएल कमांड्स, मतलब एसक्यूएल के अंदर जो कोड्स लिखे जाते हैं, उन कोड को उनके काम के आधार पे टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जिसे हम कहते हैं डीडीएल, जिसका फुल फॉर्म है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, जिसका फुल फॉर्म है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। दूसरी जो एसक्यूएल की क्वेरीज आती हैं, जिसको हम कहते हैं डीएमएल, जिसका फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल इसका फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरी क्वेरी जो आती है, जिसको हम कहते हैं टीसीएल, जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और चौथी क्वेरी जो हमारी आती है, जिसे हम कहते हैं डीसीएल, जिसको हम कहते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब मैं इसके बारे में आपको अभी बताती हूँ, और बहुत आसान तरीके से। डीडीएल की जो क्वेरीज हैं, डीडीएल की क्वेरीज, दैट मीन्स एसक्यूएल क्वेरीज, एक छोटा सा डिफिनीशन, अगर ऐसा कोई फॉर्मल डिफिनीशन इसका नहीं है, लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं एसक्यूएल क्वेरीज दैट अप्लाइज ऑन द स्कीमा ऑफ टेबल। अब आई होप आप अभी तक स्कीमा के बारे में समझ गए होंगे। स्कीमा क्या है? स्कीमा ये है, टेबल का जो पहला रो है, जो टेबल का हेडर है, जो टेबल का डिजाइन है, जो डेटा के स्ट्रक्चर को बताता है, वो स्कीमा। वो एसक्यूएल क्वेरीज जो स्कीमा पे काम करती है, स्कीमा को बनाने, बिगाड़ने, उसको चेंज करने का काम करती है, वो उन क्वेरीज को हम डीडीएल के अंदर रखते हैं, उन्हें डीडीएल कमांड्स के नाम से जानते हैं। SQL queries that applies on the schema of table are DDL commands, या DDL queries। नेक्स्ट हम पढ़े अगर SQL queries, DML क्या है? SQL queries that applies on the records of table। आई होप अभी तक आप रिकॉर्ड्स के बारे में समझ गए। रिकॉर्ड्स हेडर को छोड़ के बाकी उसके नीचे जितना डेटा स्टोर किया गया, जो एक्चुअल आपका डेटा है, वो जो है हमारा रिकॉर्ड्स है। सो एसक्यूएल क्वेरीज दैट अप्लाइज ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल आर डीएमएल कमांड्स। नेक्स्ट हमारे पास एक कमांड आता है। अब आप समझ गए, दो एसक्यूएल टेबल को हमने दो पार्ट में बांटा था, एक स्कीमा, एक रिकॉर्ड। जो इस पे काम करेगा, जो स्कीमा को बनाएगा, बिगाड़ेगा, चेंज करेगा, वो डीडीएल की क्वेरीज हो गई। जो स्कीमा के बाद बाकी जो रिकॉर्ड्स को बनाने, बिगाड़ने और गेट करने का काम करेगा, वो आपकी डीएमएल की क्वेरीज हो गई। इसके बाद जो तीसरी टाइप की क्वेरी आई, जो जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल पढ़ने से पहले सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊं, ट्रांजैक्शन वर्ड जो हम डेटाबेस में यूज करते हैं वो क्या है? ट्रांजैक्शन आर द changes in the database for each single task
जैसे ट्रांजेक्शन कंट्रोल पढ़ने से पहले आप ट्रांजेक्शन को समझें, ट्रांजेक्शन वर्ड को समझें। ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन डेटाबेस के चेंजेस हैं। जैसे एक काम आपने किया, उससे हमारे डेटा में जो जो चेंजेस हुआ उसको मिला के हम एक ट्रांजेक्शन कहेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप कहते हो ना कि हमने एक ट्रांजेक्शन किया है, इन द सेंस जब हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, हम अपना पैसा, सपोज कि मेरा एक अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है, इस अकाउंट में मैंने कुछ पैसे सेव किए हुए हैं, मैंने यूपीआई, एक थर्ड पार्टी का जो सॉफ्टवेयर है, उस यूपीआई को हमने यूज किया, और यूपीआई का यूज करके हमने एक XYZ कोई भी पर्सन है जिसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए, दिव्या के अकाउंट से यूपीआई के यूज से हमने पैसे ट्रांसफर किए किसके अकाउंट में? XYZ के अकाउंट में। ये पूरा मिला के हम कहते हैं ना, मैंने आपके अकाउंट में एक ट्रांजेक्शन किया है, ये पूरा मिला के, ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा हम इसे एक ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या ये एक ट्रांजेक्शन डेटाबेस में क्या क्या काम कर रहा है? मल्टीपल चेंजेस कर रहा है। कैसे कर रहा है? मुझे नहीं समझ आया, मैं बताती हूँ। जैसे मेरे अकाउंट में सपोज पहले 10,000 रुपए थे, इस 10,000 रुपए में से मैंने टोटल 2,000 रुपीज बाई यूजिंग यूपीआई मैंने XYZ के अकाउंट में ट्रांसफर किया, जहां XYZ के अकाउंट में पहले से 5,000 रुपीज थे। अब अगर ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो इस ट्रांजेक्शन के बाद मेरे अकाउंट में टोटल 8,000 रुपीज बच जाएगा, और ये यूपीआई के ट्रांजेक्शन में एक सेव हो जाएगा, और प्लस XYZ के अकाउंट में 7,000 रुपीज हो जाएगा। क्या क्या काम हुआ? हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए, माइनस हुए, प्लस ये इस अकाउंट में एक अमाउंट था जो कि प्लस हुआ। ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा हम इसे कहेंगे इक्वल्स टू वन ट्रांजेक्शन। बट क्या इस वन ट्रांजेक्शन ने डेटाबेस में क्या किया? मल्टीपल काम किया। किसी टेबल में किसी वैल्यू को माइनस किया, किसी दूसरे टेबल में किसी वैल्यू को प्लस किया, और इस तरीके से जैसे यूपीआई में एक ट्रांजेक्शन सेव हुआ, एक इंशर्ट हुआ, इस तरीके से कई डेटाबेस में चेंजेस हुआ, इसको मिला के एक ट्रांजेक्शन किया गया। इसमें से कहीं पे भी ट्रांजेक्शन बीच में ब्रेक हो जाए, जैसे कि आपके ट्रांजेक्शन के बाद आपने देखा मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं वो कितने हैं? 8,000। यूपीआई में दिखा रहा है, यूपीआई में एडेड वन ट्रांजेक्शन, यूपीआई में एक ट्रांजेक्शन दिखा रहा है 2,000 का किया गया, लेकिन आगे वाला जो पर्सन है वो कह रहा नहीं, मेरे अकाउंट में तो अभी भी कितने हैं? 5,000 रुपीज ही हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। ये जो हमारा ट्रांजेक्शन था, ये कैसा ट्रांजेक्शन था? अनसक्सेस, बिकॉज पूरा हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाया, डेटाबेस में जो हमें ऑल रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो नहीं मिल पाए। जैसे कि एक हमारे अकाउंट से पैसे माइनस तो हो गए, लेकिन दूसरे अकाउंट में जहां पैसे प्लस होने चाहिए थी वहां पे प्लस नहीं हुआ, इसे हम कहेंगे ये एक अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन था। तो ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करना, कंट्रोल करने का मतलब ये है कि तो हमारा ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए, आधे पे आके ना रुक जाए। जैसे अगर हमारे पैसे हमने भेज दिए दूसरे के अकाउंट में नहीं गया, हम परेशान हो जाते हैं कि अब मेरे पैसे का क्या होगा। तो फिर वहां पे डेटा जो होता है हमारा बैक जाता है कि तो आपका अकाउंट पहले जैसा हो जाएगा या दूसरे के अकाउंट में वो पैसा प्लस हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, तब जाके हम सेटिस्फाई होंगे कि अच्छा ठीक है अब जाके कुछ सही काम कर रहा है सॉफ्टवेयर। नहीं तो अगर हम एक सॉफ्टवेयर को यूज करें और एक आध बार अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए कि मेरे अकाउंट से पैसा कटे और उसके में ऐड ना हो, तो हम उसको यूज करना छोड़ देंगे, हम उस सॉफ्टवेयर को यूज करना छोड़ देंगे। तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर हमारे ट्रांजेक्शन को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वो हमारा सॉफ्टवेयर या वो जो हमारे डेटाबेस की कोडिंग है वो सही नहीं लिखी गई है। सो ट्रांजेक्शन कंट्रोल क्या बताता है? ट्रांजेक्शन कंट्रोल हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो हमारे डेटाबेस में सेट ऑफ चेंजेस जो कर रहे हैं, सो उस सेट ऑफ चेंजेस को मैनेज करने का तरीका देता है, और ये ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करता है। सो TCL commands are used to control each transaction made in database. It defines
it defines that each transaction that is started each transaction that is started should 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 be completed with all required changes in database। ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारे डेटाबेस में शुरू हुआ, मतलब मैंने अगर किसी को भेजा कि जाओ भाई मेरा ये एक काम करके आओ, और इस एक काम में उसको कई जगह पे कई सारी चीजें करनी थी, जैसे उसको अगले 2 किलोमीटर पे जाके एक बार ये काम करना था, फिर अगले 2 किलोमीटर पे जाके उसको एक नेक्स्ट मेरा काम करना था, फिर उसको वहां से वापस यहाँ आना था। ये पूरा काम अगर वो उसका कंप्लीट हो गया तो मैं कहूंगी कि चलो तुमने मेरा काम अच्छा किया। अगर इस बीच में कहीं भी थोड़ा ब्रेक हो गया तो मैं कहूंगी कि नहीं ये गलत हो गया, मुझे तो ये पूरा कंप्लीट चाहिए था। तो टीसीएल के कमांड्स जो है, टीसीएल के जो भी कमांड्स इसके अंदर आते हैं वो यही बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन मेरे डेटाबेस में शुरू हुआ है वो सही तरीके से खत्म भी हो। तो इस तरीके से टीसीएल के कुछ कमांड्स हम यूज करते हैं। और टीसीएल की कमांड्स जो बताता है डेटा कंट्रोल, डेटा आप समझ रहे हो, डेटा जो हमने डेटा अपने टेबल्स में रखा है उसको कंट्रोल करना। मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या एडवांटेज है हमारे डीबीएमएस का मैनुअल किसी फाइल को यूज करने की अपेक्षा, तो मैं कहूंगी ये सिक्योर है, ये है वो है। लेकिन सिक्योर है अगर तो, या फिर अगर बहुत सेफ्टी के साथ आता है, तो फिर उसके लिए आपको कुछ कोड दिए गए होंगे, कुछ लॉजिक दिए गए होंगे जो आप अपने डेटाबेस में लगाना चाहेंगे। वो डीसीएल के कमांड्स है। डीसीएल के कमांड्स जो कि यूजर्स को बताते हैं, जैसे आपने कोई टेबल बनाया और उस टेबल का, उस डेटाबेस का एक्सेस आपने अपने दोस्त को दे दिया, अगले ही पल उसने आपके सारे डेटा को डिलीट कर दिया या बहुत सारे चेंजेस कर दिए। अब आप बाद में ढूंढते रह जाओगे कि मैंने क्या बनाया था और आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे हमारे जो यूजर्स हैं डेटाबेस के, जैसे मैं एक यूजर हूँ, मेरा दूसरा पर्सन भी उसी डेटाबेस को यूज कर रहा है, तो मैं उसको क्या एक्सेस देना चाहती हूँ, क्या काम करने का परमिशन देना चाहती हूँ, रीड करने का परमिशन देना चाहती हूँ, राइट का परमिशन भी देना चाहती हूँ, या सिर्फ सेलेक्ट का परमिशन क्या परमिशन हम उसको देना चाहते हैं, ये सारी बातों का ध्यान हमारा डीसीएल का कमांड रखता है ताकि हमारा डेटा सेफ रहे। सो सिक्योरिटी ऑफ डेटा comes under द डीसीएल कमांड। सो इस तरीके से हमारे पास ये 4 तरीके के कमांड्स एसक्यूएल के हैं, जिसमें आपको सारे कमांड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पढ़ने हैं कुछ कमांड्स, जैसे आपको पढ़ने की जरूरत है फिलहाल टेबल्स के बारे में कुछ बातें, टेबल्स को बनाना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना, साथ ही साथ सेलेक्ट के कुछ बातें, बस इतना आपको पढ़ने की जरूरत है। मतलब डीडीएल और डीएमएल बस यही आपको पढ़ना है, टीसीएल डीसीएल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात आपको इसमें देखने को मिलेगा कि नेमिंग कन्वेंशन क्या है। नेमिंग कन्वेंशन की अगर हम बात करेंगे, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है कई सारी चीजें हैं, जैसे हम जिस भी चीजों का नाम रख रहे हैं, जैसे हम सपोज पहचानने के लिए हम अपनी इंडिया में जब भी किसी का नाम रखते हैं तो हम उस हिसाब से नाम रखते हैं जो हमारे समझने लायक हो, हमारे आसपास के लोगों के समझने लायक हो, जिसे लोग आराम से पढ़ सके, जिसे लोग आराम से एक्सेस कर सके, इस तरीके का हम नाम रखते हैं। तो ये नेमिंग कन्वेंशन हमें ये बताता है, नेमिंग कन्वेंशन हम उसको कहते हैं जो नाम रखने के तरीके को बताता है। तो नेमिंग कन्वेंशन इसमें क्या है, नेमिंग कन्वेंशन में क्या क्या चीजों का नाम रखना पड़ सकता है, जैसे व्हाट रूल्स व्हाट इज द रूल्स we should follow while naming to the while naming to the database objects database database objects like database objects like टेबल्स जो है वो डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट का मतलब डेटाबेस के अंदर बनाया गया एक चीज जो एक काम करता है। सो ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स,
लाइक कॉलम्स जो टेबल के अंदर बनाए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे ETC चीजें हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजों का जब हम नाम रख रहे हैं तो क्या रूल्स रेगुलेशन को हमें फॉलो करना चाहिए, ये हमें नेमिंग कन्वेंशन बताता है। तो क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए? सबसे फर्स्ट, जो भी आप नाम रख रहे हो वो मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। कॉलम के नाम, टेबल के नाम क्या होने चाहिए? मीनिंगफुल नेम्स होने चाहिए, जिससे आपको मतलब समझे। सपोज हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स का डेटा रख रहे हैं, एक हम टेबल बना रहे हैं जिसमें हम अपने टीचर्स का डेटा रख रहे हैं, तो हम पहले टेबल का नाम रखेंगे TBL स्टूडेंट, दूसरे टेबल का नाम रखेंगे TBL एम्प्लॉय, TBL टीचर, ताकि हमें ये समझ आए कि ये टेबल हमारी इसके लिए है, ये टेबल हमारी इस डेटा के लिए है। 1 2 रख दिया हमने, वो हमें समझ नहीं आएगा। ABCD रख दिया हमने, वो हम याद नहीं रख पाएंगे, दूसरे लोगों को समझना टफ हो जाएगा। साथ ही साथ डेटाबेस में जो भी हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है डेटाबेस के अंदर जो जो चीजें बनाई जाती हैं, कॉलम्स, टेबल्स, स्टोर प्रोसीजर्स, फंक्शंस, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। सो डेटाबेस शुड हैव स्मॉल लेटर नेम्स। स्मॉल लेटर में डेटाबेस में अक्सर नाम्स रखे जाते हैं, ताकि उसको मतलब ऐसा ना हो कोई कैपिटल है कोई स्मॉल है और उसको समझने में दिक्कत हो रही है। वैसे तो कई सारे डेटाबेस केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, बट फिर भी वी शुडंट यूज वी शुड नॉट यूज वी शुड नॉट यूज ब्लैंक स्पेसेस इंस्टीड ऑफ ब्लैंक स्पेसेस, या जो भी आप कह लो नल स्पेसेस, वी कैन यूज वी कैन यूज अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर, इसको हम कहते हैं अंडरस्कोर, या फिर हम यूज कर सकते हैं डॉलर सिंबल का हम यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से इन सिंबल्स का हम यूज, सपोज हमें एक टेबल का नाम अगर रखना है और उस टेबल का नाम है TBL स्टूडेंट, मैं ऐसे नहीं रखूंगी TBL अलग और स्टूडेंट अलग। सपोज एक हमारा वो है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज की सैलरी रख रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं रखेंगे एम्प्लॉय अलग और सैलरी अलग, ये दो अलग अलग नाम हमारा डेटाबेस समझने लगेगा। तो इनको एक साथ दिखाने के लिए हम इसके बीच में अंडरस्कोर लगा दिया करते हैं, जिससे हमारे टेबल को भी और साथ ही साथ हमें भी ये समझने में आसानी होती है कि पूरा नाम एक ही है, लेकिन इसमें कई वर्ड से मिलके ये बना हुआ है, इसलिए हमने इसको अंडर स्कोर से कॉन्केट किया हुआ है। नेक्स्ट, we cannot use names like keywords। जैसे जो keywords हैं टेबल में, जैसे कि कीवर्ड्स हैं ऑर्डर या ग्रुप, या इस नाम के कई सारे कीवर्ड्स हैं, तो हम कीवर्ड्स के जैसा नाम नहीं रख सकते। ये कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं जो नेमिंग कन्वेंशन को डिफाइन करता है, किस तरीके से आपको टेबल का, कॉलम का, या जब भी आप किसी भी डेटाबेस के अंदर बनने वाले नए ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हो, तो आप उसका नाम किस तरीके से रखोगे, वो नाम आपको नेमिंग कन्वेंशन बताता है कि इस तरीके से आपको नाम रखना चाहिए। और इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट नेमिंग गाइडलाइंस। और नेमिंग कन्वेंशन जो है वो क्या है? रूल्स रेगुलेशन है जो हम ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट, हम जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास डेटा टाइप, टेबल्स और ये सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।